नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। बहनों भाइयों, भारत में इंसाफ पाना वो भी किसी गरीब व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए बहुत कठिन और बहुत महंगा होता है। उसे संघर्षों और तकलीफ़ों के बड़ी राह पार करनी होती है, तब उसे जाकर कहीं न्याय मिलता है। अगर आप हाथरस की गुड़िया का केस देखें तो आप शायद भावुक हो जाएंगे, आप स्तब्ध हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आपको यह एहसास होगा कि आखिर न्याय पाना कितना कठिन है। एक आम पत्रकार, मेरे जैसे पत्रकार से लेकर भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक लगे हुए हैं ताकि गुड़िया को इंसाफ मिले। उसको इंसाफ मिले जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, जिनके पास महंगे महंगे वकील करने के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके पास भारत के सर्वोच्च टॉप हाईली पेड लॉयर्स करने की क्षमता नहीं है। वो न्याय कैसे पाएंगे? उनको इंसाफ मिलेगा कैसे? उम्मीदें बहुत हैं बहनों भाइयों, और इस समाज में तमाम ऐसे व्यक्ति हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो तमाम तरीके की बाधाओं को पार करते हुए पीड़ित के साथ खड़े नजर आते हैं। यही भारत की विविधता है और यही हमारे समाज की व्यापकता है। हाथरस केस में एक तरफ देश के मशहूर सबसे टॉप लॉयर्स की फौज खड़ी होती है और दूसरी तरफ सीमा कुशवाहा जैसी एक सामान्य वकील डटकर उनका मुकाबला कर रही होती है। ये इसी समाज का हिस्सा है। आप सोचिए कि एक बेटी को इंसाफ मिले तो दूसरी तरफ से वकीलों की फौज आती है, और ऐसे वकीलों की जो इस देश के सबसे महंगे वकील हैं। कौन ऐसे वकीलों को हायर करता है? जो लोग हायर करते हैं उनका मकसद क्या है? अगर एक गरीब की बेटी को इंसाफ मिल जाए, जिसके साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या की गई, लाश जला दी गई बिना परिवार से पूछे और प्रचारित किया गया कि रेप नहीं हुआ, आखिर कौन लोग हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट में भी इंसाफ की राह में रोड़ा अटका रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो गलत एफिडेविट प्रस्तुत कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो ट्रायल उत्तर प्रदेश से बाहर जाने से रोकना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि पूरे मामले में सीबीआई की जांच प्रभावित हो? वो कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ये लिखित देते हैं कि सीबीआई हर 15 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपे, सरकार सुप्रीम कोर्ट को दे? कौन लोग हैं ये? इनका मकसद क्या है? एक बच्ची को इंसाफ देने के लिए इतने कानूनी दांव-पेच क्यों अपनाए जा रहे हैं? किसको बचाने की कोशिश हो रही है? और इतनी निर्लज्जता क्यों? हाईकोर्ट ने यह स्वीकार लिया है और हाईकोर्ट के ऑर्डर में भी मेंशन है, और हाईकोर्ट में डीएम ने स्टेटमेंट दिया। परिवार वालों से हाईकोर्ट ने बात की, बिना परमिशन बच्ची की लाश जला दी गई। जिनको गंगा जल मिलना चाहिए था, केरोसिन पेट्रोल डालकर उसकी लाश जलाई गई। इससे बड़ी अमानवीयता हमारे कोई समाज में हो सकती है क्या? मुझे लगता है शायद नहीं हो सकती है। इंसाफ को देने से रोकने की कोशिश मानव सभ्यता के खिलाफ अपराध है, हमारी अपनी संस्कृति के खिलाफ है, और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो क्षमा योग्य नहीं किए हैं। हमारे समाज को उन्हें क्षमा नहीं करना चाहिए। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है, जांच की में प्रगति भी हो रही है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि यह अपराध कैसे कारित हुआ, कौन कौन लोग इसमें जिम्मेदार थे। लेकिन मुझे लगता है कि सीबीआई को इस पहलुओं पर भी जांच करनी चाहिए कि शासन और प्रशासन के अधिकारियों का क्या रोल रहा है। क्या कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है? क्या सबूतों को जानबूझकर मिटाया गया है? क्या इस पूरे मामले को प्रभावित करने के लिए गलत थ्योरी प्रस्तुत की गई है? और क्या लगातार शासन और प्रशासन से झूठ बोला गया अदालतों में? हमें इसकी जिम्मेदारी बहनों भाइयों तय करनी पड़ेगी। सीबीआई को एक नज़ीर प्रस्तुत करनी ही पड़ेगी। हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, ताकि गरीब को इंसाफ मिले, यह सुनिश्चित होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के उन दो महान न्यायाधीशों को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए गरीब को इंसाफ देने की मुहिम को आगे बढ़ाया। हाईकोर्ट में मुकदमा वादी बनाम प्रतिवादी या वादी बनाम सरकार नहीं है, यह हाईकोर्ट बनाम सरकार है। हाईकोर्ट ने तलब किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग को मुहर लगाई, एम्पावर किया हाईकोर्ट को कि हाईकोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं सही हैं, हम हाईकोर्ट के साथ खड़े हैं। तो प्रमुख तौर पर जो आज बातें निकलकर सामने आई, पहले तो पीड़ित की सुरक्षा कैसे हो? पीड़ित की सुरक्षा क्या है? वो उत्तर प्रदेश पुलिस कर पाएगी जो लगातार हर कदम पर उनके साथ ज्यादती करती आई, जुल्म करती आई, केस को खराब करती रही। क्या वो सुरक्षा कर पाएगी?
या फिर सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दी जाए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है ट्रायल क्या उत्तर प्रदेश में होगा तो क्या फेयर ट्रायल होगा। वादी पक्ष यानी जो पीड़ित पक्ष है उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में ट्रायल ठीक से नहीं हो सकता है, ट्रायल हमें दिल्ली शिफ्ट करना चाहिए, ऐसा कोर्ट से उन्होंने आग्रह भी किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारत के सबसे बड़े वकील हरीश साल्वे को हायर किया सुप्रीम कोर्ट में। हरीश साल्वे उत्तर प्रदेश के डीजीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। हरीश साल्वे इस देश के सबसे बड़े वकील हैं और सीमा कुशवाहा एक सामान्य वकील हैं। मसला हाईकोर्ट के सीजेआई के पास है, ऑर्डर रिजर्व है। पर मैं फिर कहता हूं, आप अपनी अंतरात्मा में झांकिए बहनों भाइयों और खुद से सवाल पूछिए कि एक दलित गरीब वाल्मीकि समाज की पीड़ित बेटी को इंसाफ मिल जाए तो किसकी छाती फटती है, किसके कलेजे में दर्द होता है अगर इनको फांसी हो जाएगी तो। कौन है जो इनको बचाना चाहता है और क्यों हर बार सरकार संदेह के कटघरे में खड़ी होती है। मैं कारण नहीं समझ पाया इसका। क्यों? जांच निष्पक्ष हो रही है, होने दीजिए। सीबीआई पर सबको भरोसा है, हमें भी भरोसा है, कोर्ट को भी भरोसा है, वादी प्रतिवादी सबको भरोसा है। लेकिन जांच शुरू होने के दौरान 29 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक जिस प्रकार का की बदनामी, चरित्रहीनता की, चरित्रहीनन करने की कोशिश, तरह तरह के इल्जामात लगाए गए परिवार पर, वो किसी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए। ये एक नई कुप्रथा शुरू हुई है भारत में कि पीड़ित को बदनाम करो, विक्टिम शेम। हाथरस की गुड़िया का केस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर हमें समझना होगा कि इंसाफ पीड़ित को मिलेगा फिर आरोपी छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर हैं। क्यों? क्योंकि वो उच्च जाति के हैं। क्यों? क्योंकि सरकार उनके साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि पुलिस उनके साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि सिस्टम उनके साथ खड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं बहनों भाइयों, इस देश में जुडिशरी आज भी संवेदनशील है, आज भी वो जनता की आवाज़ सुनती है, आज भी वो गरीब की आवाज़ सुनती है। शायद यही कारण है कि जो सबसे ताकतवर हैं, जो सबको जेल भेजने की गारंटी देते हैं, जो सबको खिलाफ एफआईआर करते घूमते हैं, जो झूठी कहानियां रचते हैं, वो कोर्ट में सिर झुकाए खड़े थे। उनके चेहरे भी सबने देखे हैं किस तरह से वो बेनकाब हुए हैं। मैं मानता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, कई मायनों में ये बेजोड़ है, अद्भुत है। और आज जिस प्रकार की संवेदनशीलता भारत की सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने दिखाई है, वो एक मिसाल है। अब हम आश्वस्त हैं, न्याय मिलेगा, ज़रूर मिलेगा और दोषियों को फांसी होगी। जिनके कलेजे फटते हैं उनके कलेजे फटेंगे और फांसी होगी, मुझे पूरा यकीन है। कुछ स्टेटमेंट सुनिए, फिर हम आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हाथरस के मामले में बलात्कारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट में, किसी सामान्य कोर्ट में नहीं, देश के मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने और उनके अधिकारियों ने फर्जी एफिडेविट दिया और यह बताने की कोशिश की कि हाथरस में तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और मुख्य न्यायाधीश महोदय को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके, फर्जीवाड़ा करने का एफआईआर करके और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 7 दिन एफआईआर नहीं हुआ, 14 दिन उस बच्ची को इलाज के लिए नहीं भेजा, वरना उस बच्ची की जान बच जाती। आज सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, पूरी व्यवस्था कोलैप्स कर दी है। पुलिस के और प्रशासन की व्यवस्था में इस कदर करप्शन व्याप्त हो गया है, इस कदर इन्होंने व्यवस्था से खिलवाड़ किया, उसको टैंपर किया है कि आज पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। हाथरस में हमें जो भी कहना है, हमने माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में कहा है और इस मामले की पूरी विवेचना चल रही है और विवेचना से पहले कुछ भी करना उचित नहीं होगा। उसकी पूरी जानकारी सरकार ने लिया है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिसको उसने उकसाया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और पीड़िता की पूरी मदद होगी, ये सरकार भरोसा दे रही है और सरकार पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है। तो आज की डिबेट में मेरे साथ कई महत्वपूर्ण मेहमान सम्मिलित हो रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस एएन मित्तल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में लॉ कमीशन के इस वक्त चेयरमैन हैं। विशेष तौर पर हमारे आग्रह पर आज इस डिबेट में आए हैं और मैं इनके जरिए समझूंगा कि आखिर इस केस में क्या चल रहा है, कानूनी क्या मसले हैं, इन सब विषयों पर इनसे विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ सीमा कुशवाहा जी विशेष रूप से मौजूद हैं। ये पीड़ित पक्ष की एडवोकेट हैं, बहुत बहादुर महिला हैं और लगातार बिना किसी शुल्क लिए पीड़ित पक्ष की आवाज़ बनती है। मैं इनका बहुत
आभार प्रकट करता हूं। अश्विनी उपाध्याय जी जाने माने अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं और मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी एमिनेंस गेस्ट का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। जस्टिस मित्तल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो संवेदनशीलता हमारे हाईकोर्ट ने दिखाई, न्यायाधीश महोदयों ने दिखाई और आज उस पर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मुहर भी लगी, इस पूरे केस को आप किस दृष्टिकोण से सर देखते हैं? देखिए, इसमें जो तथ्यात्मक पहलू हैं उन पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, परंतु जहाँ तक कानूनी बिंदु हैं, सबसे पहला कानूनी बिंदु ये है कि क्या पीड़िता और उसके परिवार के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में जो धर्म की स्वतंत्रता प्राविधानित है उसका उल्लंघन हुआ, रात्रि के 3 बजे क्या हिंदू सनातन धर्म में कोई अंतिम संस्कार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो बहुत से ऐसे कानूनी पहलू हैं जिन पर कि माननीय उच्च न्यायालय को इन पर विचार करना है। जहाँ तक पुलिस और प्रशासनिक अमले की लापरवाही का प्रश्न है, ये तथ्यात्मक बिंदु हैं। इसमें एसआईटी जांच भी चल रही है और सीबीआई की भी जांच चल रही है। तो इसमें सीबीआई को और एसआईटी को ये निर्धारित करना है कि क्या पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस मामले में लापरवाही के दोषी हैं अथवा नहीं हैं। जी, दूसरा सर महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस पूरे मामले का ट्रायल पीड़ित पक्ष उत्तर प्रदेश में नहीं चाहता है। तो ऐसी क्या परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में हैं कि जिनसे ये लगता है कि ट्रायल फेयर नहीं होगा? मैं कहता हूं कि हाईकोर्ट मॉनिटर करे ट्रायल को, अगर ऐसी बात है तो, जब साख पर सवाल आ गया है तो। देखिए, ट्रायल जब होता है तो उसमें अभियोजन पक्ष जिन गवाहों को प्रस्तुत करता है उनके आधार पर ट्रायल होता है। जी, इस पूरे मामले में न्यायालयों की भूमिका किसी भी रूप में संदिग्ध नहीं है। जी, और जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार गवाहों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें अगर कोई आरोप पत्र किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है उत्तर प्रदेश में, जी, तो मैं नहीं समझता कि इस मामले को किसी अन्य राज्य को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। जो भी गवाहों के बयान होने हैं वो उन्होंने जो धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने बयान दिए हैं अथवा धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने बयान कलमबंद कराए हैं, उनके आधार पर ही ट्रायल होना है। तो मुख्य बात इसमें यह है कि विवेचना किस प्रकार निष्पक्ष होगी और मुझे विश्वास है कि सीबीआई इसमें निष्पक्ष विवेचना करेगी। सर, आप बहुत लंबे समय तक हाईकोर्ट के जज रहे हैं, तमाम केसेस आपने देखे हैं। मौजूदा केस कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट इस आशय में है कि पूरी पुलिस व्यवस्था और सिस्टम ये साबित करने में जुटा था कि रेप नहीं हुआ है, वो भी गलत तथ्यों के आधार पर। हाईकोर्ट ने इस बारे में एडीजी को बहुत डांटा भी, फटकारा भी। मैं समझना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका संदिग्ध हो और जब पीड़ित पक्ष के साथ नहीं बल्कि अभियुक्तों के साथ पुलिस खड़ी नजर आ रही हो, उस वक्त क्या भूमिका होनी चाहिए जांच एजेंसीज की, और क्या इस प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए कि गलत तरीके से अंतिम संस्कार किया गया, रेप नहीं हुआ, ये झूठी थ्योरी प्रस्तुत की गई, क्या ये सब ऑफेंस बनता है? देखिए, थ्योरी सच्ची है या झूठी है इसको मैं और आप तय नहीं करेंगे, इसको साक्ष्य तय करेगा। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका का प्रश्न है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले की विवेचना ही नहीं कर रही है और इसकी विवेचना सीबीआई द्वारा की जा रही है, इसलिए मेरी राय में इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। रेप हुआ या नहीं हुआ वो अलग मुद्दा है, परंतु सबसे दुखद मुद्दा ये है कि पीड़िता की मृत्यु हुई। निश्चित रूप से हर पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और मेरा विश्वास है कि हाथरस की इस गुड़िया को भी न्याय मिलेगा। सर, हम सब की भी यही कामना है कि बिटिया को, गुड़िया को न्याय मिले
और हम सब भी प्रथम दिवस से यही सब कोशिश कर रहे हैं कि सरकारों के समक्ष, न्यायपालिकाओं के समक्ष, जांच एजेंसियों के समक्ष तथ्य प्रस्तुत हों और वो चेहरे भी बेनकाब हों जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको भी दंड मिले जिन्होंने ये अपराध कारित किया है। सर, अश्विनी उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी जी। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि पीड़ित पक्ष का ये कथन है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में फेयर ट्रायल उपलब्ध नहीं होगा, लिहाजा इस ट्रायल को दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई आपत्ति है अगर ट्रायल दिल्ली शिफ्ट किया जाए तो? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। और माननीय आज जब सुनवाई हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश स्पीडी जस्टिस हो, कंप्लीट जस्टिस हो, जितने जल्दी हो सके ये पूरे मामले का दूध पानी पानी हो जाए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को जो कुछ उचित लगता है उससे सुप्रीम कोर्ट करना चाहे करे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड करने के लिए वो कर, सीबीआई आगे जांच कर ही रही है क्योंकि प्रदेश सरकार। अच्छा, आपने शायद ऑडियो अपना म्यूट कर दिया है स्काइप में, ऑडियो अपना ओके ऑन कर दें आप में शायद ऑडियो म्यूट हो गया आपका। अच्छा, हाँ, ठीक है। ऑल राइट, यस प्लीज गो अहेड। हाँ, तो आज प्रदेश यूपी गवर्नमेंट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने यही कहा है जी कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, शीघ्र न्याय मिलना चाहिए, संपूर्ण न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कदम उठाना चाहे उसको उठा ले। जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है वहां पे कि हमने पूरे घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लिया हुआ है, सुरक्षा मुहैया कराई गई है, घर के आसपास सीसीटीवी लगा दिया गया है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी भी पूरी जांच होगी जी। जो करना है एसआईटी सारे बिंदुओं की जांच कर रही है, पूरी कॉल डिटेल देखी जा रही है। तो बेसिकली प्रदेश सरकार को जो कुछ करना था प्रदेश सरकार ने किया है। आज ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जो करना चाहे खुद करे। सुप्रीम कोर्ट प्रदेश को अगर कुछ निर्देश देना चाहती है सुप्रीम कोर्ट वो निर्देश दे दे। छोटे-छोटे सवाल हैं को मॉनिटर करना चाहती है खुद मॉनिटर कर ले। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का पानी चाहती है। दो छोटे-छोटे सवाल हैं सर। मीडिया को पूरा न्याय पहला सवाल यह है कि सर की जो एफिडेविट दाखिल किया गया उसमें कहा गया है, प्रेयर की गई है कोर्ट से कि उत्तर प्रदेश सरकार को सीबीआई फोर्टनाइटली अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, फिर हमारे डीजीपी एपेक्स कोर्ट को रिपोर्ट देंगे। आप सीबीआई जांच क्यों देखना चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार, और सीबीआई यूपी गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करती सर? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। पता नहीं मुझे कैसे आपको ये इंफॉर्मेशन आई है कि प्रदेश सरकार ने ये कहा है। मैं उस हियरिंग को ऑनलाइन सुन रहा था, जो प्रदेश सरकार के वकील बहस कर रहे थे मैं उसको सुन रहा था जी। आपके पत्रकार या आपके उन्होंने सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, जो मैंने सुना मैं वो बता रहा हूं आपको जी। एज ए सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के नाते मुझे भी उसका एक्सेस मिला हुआ था। मैं इस मामले में किसी को असिस्ट कर रहा था, मैं खुद भी सुन रहा था। तो प्रदेश सरकार ने तो ये बोला है, प्रदेश सरकार ने बोला है हमने उस पूरे परिवार को सुरक्षा दिया हुआ है, हमने उस परिवार के लिए जो कंपनसेशन था वो भी कर दिया है, हम उस पूरे परिवार की सीबीआई जांच का ऑर्डर कर चुके हैं। सर कोई एहसान नहीं किया आपने सर? नहीं, इसमें एहसान करने वाली बात ही नहीं है, इसमें एहसान करने वाली कोई बात नहीं है। ये तो उस परिवार को न्याय मिले उसके लिए प्रदेश सरकार को जो करना था वो किया जी। सवाल केवल इतना है। नहीं, वो लोगों ने देखा रात में 2:30 बजे कैसे लाश जलवा दी, ये भी देखा लोगों ने। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ सुनिए, ऐसा होता है जब दो परिवारों का झगड़ा होता है ना, तो शायद 5 से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद वो परिवार का झगड़ा एक बार खत्म हो जाता है। लेकिन जब दो परिवार के झगड़े में राजनीतिक गिद्ध, मीडिया के गिद्ध, टीआरपी के गिद्ध सब इंटर कर जाते हैं, तो ये दो परिवारों के बीच का झगड़ा है, समाज का हो जाता है। नाउ इट्स क्लियर। बीजेपी स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि ये दो परिवारों के बीच का झगड़ा है और जो आवाज उठाए वो गिद्ध, यही कहना चाहते हैं सर? ब्रजेश जी, दो मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना खुद दर्शक फैसला करेंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूं? सर दर्शक तो आपकी बात सुनकर फैसला कर लिया। नाउ इट्स क्लियर कि आप इंसाफ नहीं चाहते हैं, आपकी भावना और आपके शब्द बता रहे हैं, और जिस प्रकार के शब्दों का चयन आप कर रहे हैं इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि पीड़िता को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, ये स्पष्ट है। आप चाहते हैं कि मैं आपके शब्दों का मेरे मत बोलो, मैं चाहते हैं कि आप पीड़िता के साथ खड़े नजर आओ। अरे मैं यही तो कह रहा हूं, पीड़ित के साथ खड़े होइए, पीड़ित के साथ।
आप पीड़ित एजेंडा के साथ चलाएंगे, खड़े आपके होते तो मुझे शायद ज्यादा अच्छा लगता है। मैं पीड़ित के साथ खड़ा हूं। नहीं, मैं आप यही इसको तो कह दो रहा हूं, परिवार का पीड़ित के साथ झगड़ा खड़ा बता हूं। रहे हैं। सवाल ये नो है नो कि नो नो, उस आप इसको दो परिवार का झगड़ा के बता रहे झगड़े हैं। को- मैं कैसे सहमत दो हो सकता परिवार हूं? के झगड़े को पॉलिटिकल गिद्धों आपको ने कैसे दो पता समाज कि ये से दो झगड़ा परिवार का बना दिया। झगड़ा था? पॉइंट टू बी उसको नोटेड। बनाकर ठाकुर बनाम दलित बना दिया। आप बना मैं रहे यही हो, तो कह रहा हूं। यहां कोई ठाकुर दलित नहीं कह रहा। आपने ठाकुर शब्द का इस्तेमाल किया है। मीडिया ने आप बनाया, दलित उसको ठाकुर लेकर आए बीजेपी ने हो, बनाया, कोई दूसरा नहीं कांग्रेस ने लाया। बनाया। कांग्रेस नकली भाभी लेके आई, उन नकली भाभी ने बनाया। तो कोर्ट में ये सब बातें क्यों नहीं बताते हैं आप? योगी एक जी सेकंड रुक कहाँ जाओ, कोई नहीं थे? बोलेगा। बाबा जी। बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं टाइम दूंगा तब बोलिएगा। ये जो बातें पीएफआई की, या 100 करोड़ रुपए परिवार को या किसी को मिले, या नक्सली भाभी आई है, सुनी जी, आप बहुत काबिल अधिवक्ता हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर मेरी बात तसल्ली से सुन लें और फिर जवाब दें। ये सब बातें आप कोर्ट को क्यों नहीं बताते हैं? कोर्ट में एविडेंस में रखते आप। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, आपने देश के नामी गिरामी वकील किए, नामी गिरामी, तुषार मेहता, हरीश साल्वे, इनका नाम ही काफी है उत्तर प्रदेश, पूरे देश के किसी भी कोर्ट में। और आपने ये तथ्य प्रस्तुत नहीं रखे कि 100 करोड़ रुपए लिए गए, या पीएफआई आई, या नक्सली भाभी आई। अब आप ब्रजेश जी लगातार सवाल नहीं, आपने सवाल कर लिया, अब 2 मिनट मेरा जवाब सुनिए। मैं यही तो कह रहा हूं, पूरे भारत में इकलौता बलात्कार नहीं है। वहीं पे जब गोंडा में एक बहन के साथ बलात्कार हुआ, लड़का एक विशेष धर्म का था, तब तो आप लोगों का मुंह बंद हो गया। नहीं सर, उसमें भी आपने अन्याय किया था, उसमें भी सरकार ने गलत किया था। और रात के अंधेरे में मुंह छुपा के आप लोगों ने बिटिया की लाश बलरामपुर में जला दी थी। वहां भी आपने यही किया था, रात में लाश जला दी थी। क्यों लाश जलवाते हैं रात में? ये रात में लाश क्यों जलवाते हो आप लोग? ये नया ट्रेंड कैसे शुरू कर दिया आपने? बलरामपुर में भी आप रात में लाश जलवाए हो। पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं। मुझे एक बात बता दो, बलरामपुर में आप, ओके एक सेकंड सुन लेना, ओके सब गिद्ध हैं, ओके ऐसे ही दलाल गिद्धों की बस बात कर रहा हूं, एक बात बताओ, जो केवल और केवल एजेंडा चलाते हैं, उन जो दो परिवार उन के दलाल झगड़े को अफसरों समाज के, का झगड़ा बना देते हैं। वो दलाल नेता बलात्कार और वो दलाल अफसर, में देखते हैं लड़का कौन वो सी जाति का है, एक सेकंड सुन लें, बलात्कार में अश्विनी देखेंगे जी, लड़की कौन सी जाति का है, वो दलाल वैसे नहीं अफसर, चुप रहेंगे, वो वैसे उनका वो चुप दलाल रहेगा। नेता लेकिन जो और वो दलाल political फैसला party लेने वाले, करेगा, ये हम बताएं कि अपने बलरामपुर सुनते की हैं। बिटिया की लाश रात में क्यों जलाई? मैं वो आपको दलाल कह रहा बताए, हूं ना, कौन है वो मैं दलाल आपसे जिसने पूछ रहा रात में लाश हूं, जलवाई? यूपी में बताएं आए आप। दिन लफ्ज़ हाथ हो उस रहा है। दलाल और यूपी में गिद्ध का आए नाम दिन बताओ, लफ्ज़ हाथ हो रहा है। उस दलाल और गिद्ध का नाम बताओ आप, जिसने बलरामपुर में रात में लाश जलवाई। कभी डिबेट नहीं किया। बलरामपुर दलित में- बेटियों का आए दिन मुझे बताओ ना आप। के द्वारा धर्मांतरण किया जाता है, कभी आप लोगों ने चर्चा किया? हाँ आए दिन हाँ दलित- हाँ, आ गए आप दलित एजेंडे परिवारों पे। का धर्मांतरण किया एक जाता है। दलित की बिटिया कभी को आपने न्याय न चर्चा मिले, ये किया? पूरा इंश्योर कर रहे हैं। बेशर्मी थैंक यू, देखिए, अपनी थैंक यू, जस्ट सरकार वेट। की अपने ओके, सरकार का इट्स कपड़ा नॉट ए उतार रहे रिलीजियस हैं। डिबेट। अपनी Just सरकार wait, का okay, कपड़ा उतार रहे हैं ना, ठीक कर रहे मैं हैं। सीमा कुशवाहा जी को स्क्रीन पे अपने लाया रावण जाए, राज से सबकी बदतर आवाज हालात शांत को बता रहे हैं। सीमा जी को रावण स्क्रीन पे राज। लाया जाए, सीमा जी को स्क्रीन पे लाया जाए। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, कृपया सीमा जी की बात सुने। सीमा जी, आप मुझे बताइए कि आज तो आपके सामने हरीश साल्वे, तुषार मेहता जैसे वकील खड़े थे, आपको डर नहीं लगा? क्यों डरूंगी मैं किसी से? ये मैं अपने भारत की नागरिक हूं और इस हमारे संविधान ने, अगर हमने लॉ की डिग्री प्राप्त की है तो सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के कोई भी भारत का न्यायालय है, वहां पर हमें वकालत करने का उतना ही अधिकार है जितना हरीश साल्वे जी को है। मुझे किसी से डर नहीं लगता है। और वैसे भी ये हमारी फाइट देश की 49% आबादी जो महिलाओं की है उनके लिए, उनके अधिकारों को लेकर के, उनकी सुरक्षा को, उनकी स्वतंत्रता, उनकी हेल्थ, हर चीज को लेकर के ये फाइट है। आगे मैं आपसे एक चीज कंफर्म कर देना चाहती हूँ, जो हमारे लर्निंग फ्रेंड माननीय अश्विनी जी, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि ये र्यूमर कहाँ से फैल गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये एफिडेविट नहीं दिया कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई का, उसकी जो रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ना दी जाए। अब मैं आपके यहाँ पर ये एफिडेविट है जो मैं दिखाना चाहूंगी, ये उत्तर प्रदेश के डीआईजी का एफिडेविट है, इसको मैं पढ़ रही हूँ। कंप्लेंट्स एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन विटनेस प्रोटेक्शन, इसका पेज नंबर 5 का सेकंड पैरा जो है, इसका पॉइंट नंबर 1 है, इसमें 4th लाइन है, द स्टेट गवर्नमेंट फर्दर रिक्वेस्ट दैट द ऑनरेबल कोर्ट में डायरेक्ट सीबीआई टू सबमिट फॉरनाइटली स्टेटस रिपोर्ट्स
on the investigation to the state government which can be filed by the DGP UP in अश्विनी जी आऊंगा, Honorable प्लीज Supreme वेट, Court. सीमा जी कंक्लूड कर लें। अब आप इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? अगर अश्विनी सर वहां पर थे तो ये आर्गुमेंट मैंने कोर्ट में भी किया है सर, कि इसको मॉनिटर भी सुप्रीम कोर्ट करे और इसकी जो रिपोर्ट्स भी है फॉरनाइटली वो भी सुप्रीम कोर्ट इसका अपडेट ले, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। तो सर ये तो एफिडेविट में कह रहे हैं डीआईजी उत्तर प्रदेश, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात सर, देखिए यहाँ पर जितना भी डिस्कशन हो रहा है मैं सुन रही हूँ जी, मेरा कोई भी एजेंडा नहीं है, मैं क्लियर हूं। हमारे देश के आजाद होने के बाद आज तक मेरी कंट्री के अंदर महिलाओं को लेकर के क्या किसी भी गवर्नमेंट ने कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाया है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के? क्या इस तरीके की कोई भी आपने लॉ आप मेकिंग पीड़ित की के है? इंसाफ की अगर लड़ाई लड़ आपने लॉ रही में हैं अमेंडमेंट तो करवाया, आपकी तुलना गिद्ध से की जा रही है। सर आप एक, मैं पूरी बात अपनी कंप्लीट करती हूं कि देखिए, एक तो आपने 2012 में जब निर्भया के साथ जो क्राइम हुआ, वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, आईपीसी में चेंज हुआ, आईपीसी में जो 2013 में चेंज हुआ वो उत्तर प्रदेश के डीआईजी नहीं पढ़ते हैं लॉ एंड ऑर्डर, कहते हैं सीमन नहीं पाया गया। जो लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के इतने बड़े ऑफिसर वो किस तरीके का मीडिया में आके स्टेटमेंट देते हैं। और अश्विनी सर, आई थिंक आपने भी रेप की डेफिनेशन 375 जो सब्स क्लॉज, जो डेफिनेशन क्लॉज है, उसको तो हम सभी ने पढ़ा, हम इस प्रोफेशन में हैं कि रेप का मीनिंग क्या है, रेप का मीनिंग चेंज कर दिया गया है। दूसरा कि जो मैं अपनी बात कर रही हूं कि जो वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस आए, करीब 7 साल होने जा रहे, आज तक वो रिकमेंडेशंस क्यों लागू नहीं हुए? अगर वो रिकमेंडेशंस लागू हो जाते तो टेम्परेरी सस्पेंशन तो आज नहीं कोर्ट होता। के समक्ष जितना आपने भी ऑफिसर क्या प्रेयर्स नेग्लिजेंसी की है दिखा सीमा रहे जी हैं, पीड़ित की तरफ से? देखिए कोर्ट के सामने हमारी 2-3 प्रेयर थी। एक तो जो एफिडेविट इन्होंने फाइल किया था डीआईजी ने, उसको ही मैंने आर्गुमेंट में पॉइंट बनाया कि ये क्यों आखिर चाह रहे हैं कि रिपोर्ट इनको सबमिट करे सीबीआई। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय मॉनिटर करे सीबीआई को, साथ ही साथ जो भी रिपोर्ट है वो पहले सीबीआई वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको कंसीडर करे, उसको देखे। Correct. दूसरा था जो इंपॉर्टेंट कि हमने इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन जो मूव की उसको एक्सेप्ट करे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट था वो ट्रांसफर के लिए कि इस केस को दिल्ली में किसी भी न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया जाए। क्यों आप ऐसा क्यों चाहती हैं? उत्तर प्रदेश में हम सभी ने देखा सर, उन्नाव का केस हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और उन्नाव के केस में तो सर एग्जाम्पल ये है कि उस बेटी के फादर की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई, बाद में उस बेटी को मरवाने की पूरी कोशिश की गई, उसकी चाची को मरवा दिया गया, उसके अदर फैमिली मेंबर्स को एडवोकेट पर अटैक किया गया। ये तो एक बहुत ही फेमस केस था। लेकिन हम एक और केस एग्जाम्पल देते हैं जी। ललितपुर उत्तर प्रदेश का केस है, 15 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है, उसका पड़ोसी रेप करता है, उस बेटी को जिंदा जला दिया जाता है केरोसिन डाल करके। मुझे 1 महीना लग जाता है इन जो भी कल्प्रिट है उनका अरेस्टिंग करवाने में, एक्यूज का। देन आफ्टर वो परिवार इतना पीड़ित है कि उनके घर पर जाकर के धमकी दी जाती है, उनको कहा जाता मार दिया जाएगा। तो सर किसी ना किसी दिन वो भी न्यूज बन सकती है कि जो पीड़ित परिवार है Correct उसके परिवार के सदस्यों को मार दिया गया। तो ये देखिए, 3 अश्विनी प्रमुख सर भी मांगे थी जुडिशरी आपकी, में काम प्रेयर्स करते थी। हैं, हम भी हैं सर एक और मैं बात क्लियर कर रही हूं क्योंकि देखिए जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि इन्वेस्टिगेशन आऊंगा अश्विनी जी, प्लीज ट्रायल हो उनको गया कंप्लीट तो कर जस्टिस लेंगे। हो गया। कंप्लीट जस्टिस की बात होनी चाहिए। कंप्लीट जस्टिस में आता है कि जो लोग पैरवी करने वाले हों उनकी भी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो, ये Correct. बहुत आवश्यक है और उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है। इस बात को मैं पूरी तरीके से मानती हूं। मैं एक नहीं उत्तर प्रदेश के सैकड़ों केस हैंडल कर रही हूं। वो अलग बात है कि हाथरस केस आज थोड़ा सा हाईलाइट है, इसलिए अदरवाइज अदर केसेस में भी यही हो रहा है और Okay. ये मैं हमारे आंकड़े के साथ में गिनवा सकती हूँ एक एक केस। थैंक यू मैम, जस्ट थोड़ा वेट कर लें। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और उत्तर प्रदेश में एमएलसी भी हैं। उदयवीर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा एफिडेविट क्यों दिया है कि वो सीबीआई की जांच को मॉनिटर करना चाहती है, सीबीआई पहले उनको रिपोर्ट दे फिर वो कोर्ट को रिपोर्ट देंगे, ऐसा क्यों चाहते हैं? पहले इस पे समझ लीजिए। अरे आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं, उसको फैक्चुअल इनकरेक्ट। ओके, अच्छा आप जवाब दे दें। एक सेकंड अश्विनी जी, आप जवाब दे दें। हाँ, पहले मैं फैक्चुअल, हाँ, पैरा में लिखा हुआ है हाँ, दिस ऑनरेबल कोर्ट में, ये नहीं कहा दिस ऑनरेबल कोर्ट शुड या स्टेट गवर्नमेंट वांट्स।
में सूट और वांट में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब ऐसी एक इच्छा है हिंदू आपकी कि का आप विद्यार्थी जांच भी रिपोर्ट जानता है, मैं का में मतलब आप सुन जांच लीजिए रिपोर्ट भाई की साहब। प्रगति देखना चाहते हैं? हाँ सुनिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ शुरू करूंगा, क्या लिखा है, सुन लीजिए मैं प्लीज, यहीं से शुरू करूंगा। सुन लीजिए ब्रजेश प्लीज। उदयवीर जी एक सेकंड इनको टाइम दे दीजिए, बोलने दीजिए। अश्विनी जी हाँ। गो अहेड। उसमें ये लिखा हुआ है, दिस ऑनरेबल कोर्ट इफ डीम फिट मे डायरेक्ट। क्यों जरूरी है? अगर सीबीआई को लगता है कि हाँ इसमें यह विषय ऐसा है कि किसी को और प्रोटेक्शन की जरूरत है, अगर किसी को लगता है कुछ और भी एक्शन लेने की जरूरत है तो बता दे। लेकिन उसमें यह नहीं कहा कि हमें सीबीआई जांच चाहिए, हमें मॉनिटरिंग चाहिए। मॉनिटरिंग कुछ नहीं मांगा। ओके। आप दोबारा सीमा उस पर स्टेटस सीमा रिपोर्ट दोबारा आपको बढ़ा हर लीजिए। 15 दिन में क्यों चाहिए? हमें नहीं चाहिए भैया, हमने उसमें लिखा हुआ है दिस ऑनरेबल कोर्ट। जब नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं फिर। ऑल राइट, यस, थैंक यू। ओके, उदयवीर सिंह गो अहेड प्लीज। उदयवीर सिंह गो अहेड प्लीज। उस परिवार की रक्षा उत्तर प्रदेश थैंक यू अश्विनी जी, प्लीज अब अलाउ करें, दूसरे लोग भी बोलेंगे। उदयवीर सिंह जी गो पहली अहेड बात, जी। इनको जरा चुप कराइए। हाँ हाँ, नहीं सब लोग तसल्ली से और एक दूसरे का सम्मान रखते हुए सबसे डिबेट पहले करें जी। उपाध्याय जी ने बहुत ब्रजेश जी, सबसे पहले उपाध्याय जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कुछ एक्शन लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कंसेंट या परमिशन की जरूरत नहीं है। अदालतों में जब रिक्वेस्ट की जाती है तो में ही कहा जाता है, आप बाइंडिंग लैंग्वेज अदालतों पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, जब उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने तलब किया सरकार को तो वो दौड़ के सुप्रीम कोर्ट गई, और जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो जाके कहने लगे कि हाई कोर्ट में कहिए। एक्चुअल में कोर्ट से बचना चाहती थी सरकार। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है उसके मुताबिक मुझे कोई शक नहीं है, मुझे लगता है आपको भी नहीं होगा, कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 21 ऑनरेबल जस्टिस बैठे हैं जो उन्होंने बताया इनका ब्रीच हुआ। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के, मैं पहले भी आपके चैनल पर यह बात कह चुका हूं कि अगर एडीजी एलओ को कंक्लूसिव राय है केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो फिर जांच किस बात की हो रही है? अगर सीनियर ऑफिसर्स राय रखते हैं, और सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी कहा कि इस तरह नहीं बोलना चाहिए, यहां तक बोल दिया कि क्या आपको रेप की परिभाषा मालूम है? क्या हाई कोर्ट का इशारा उत्तर प्रदेश सरकार नहीं समझती? ऐसे एयरिंग बेइज्जती कराने वाले ऑफिसर पे कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। डीएम, आईजी, डीआईजी, एडीजी कोई जवाब नहीं दे पाए और पॉलिसी बनाने की बात करने लगे जी। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा प्रश्न यह है कि कानूनी ब्रीच हुआ, कानून का दुरुपयोग किया, फंडामेंटल राइट्स का दुरुपयोग हुआ, सरकार ने रात में डेड बॉडी जलवा दी। क्यों? जिसकी वजह से सारी समस्या है, क्यों करवा दिया? लेकिन अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि आप लोग गिद्ध हैं। क्या सरकार एक्यूज? हालांकि वो मीडिया को भी गिद्ध कहते हैं, लेकिन आपको भी गिद्ध कहा है उन्होंने। मैं इस बात पे भी आ रहा हूं, मैं इस बात पे आ रहा हूं। आपको नहीं कहा मैंने। अरे भाई, आपको मैंने नहीं कहा ब्रजेश जी। बॉडी मार नहीं के कोई बात नहीं, जमीन पे मीडिया को डाल तो कहा, दी। मैं भी उसी फ्रेटर्निटी का हूँ। जब आपने डेड बॉडी, सुनिए, नहीं, नेचुरल सी बात है। आज की डेट में 14 अगर तारीख पॉलिटिकल का। वर्चन आप है एक तो सेकंड मीडिया में भी को वर्चन बोलने है। देना, तारीख प्लीज। से लेके उदयवीर जी पॉलिटिकल थोड़ा, वर्चन है, मीडिया में भी अश्विनी जी वर्चन थोड़ा है। संयम दिखाएं और बोले उदयवीर जी को अश्विनी जी। कंक्लूड करने दें जी। नहीं, अश्विनी जी बीच में ना बोले। नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात कहें, अश्विनी जी बीच में अपनी ना बात बोले। कंक्लूड करें, 100 टाइम करोड़ कम है की जी। फंडिंग की बात आई, जी। ईडी ने डिनाई कर दिया। पीएफआई की बात आई, ईडी ने डिनाई कर दिया। नक्सली भावी की बात आई, कोर्ट में इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो सरकार जो झूठ बोल रही है, 14 तारीख का केस है, 14 तारीख तक उमाशंकर पांडे जी को स्क्रीन पे लाया जाए। ओके, ऑल राइट, कोई विषय नहीं, कोई Thank you. पॉलिटिकल भाई पार्टी उमाशंकर नहीं जी। चाहती। तो गिद्ध तो ये लोग हैं सरकार के, और ये पुलिस है जिसने हत्या करवा दी और रात में डेड बॉडी जला दी। ओके जो न्याय उदयवीर की जी, बात करें वो गिद्ध नोटेड, है। नोटेड। और ये बात कोई सुप्रीम कोर्ट का थैंक वकील यू बोर्ड की बात उमाशंकर बोले। जी। अगर आप इससे ज्यादा इंसाफ शर्मनाक मांगे बात कोई पीड़ितों हो के सकती लिए, है? तो हमारे मित्र कोर्ट अश्विनी के उपाध्याय की डिसीजन नजर नहीं में समझ में आ रहे हैं आप आपके। एक राजनीतिक साहिबा गिद्ध के वकील हैं हैं, आप। गिद्ध मतलब लाश नोचने वाला। यस उमाशंकर, गो अहेड। नहीं, बिल्कुल इनकी मानसिकता ब्रजेश जी वहीं तक है कि एक बेटी जिसका बलात्कार हुआ उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गिद्ध की तरह नोचा, वो पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। ना सिर्फ हाथरस की बेटी, बलरामपुर की बेटी के साथ भी इन्होंने गिद्धों की तरह नोचा है।
उन्नाव की बेटी को भी इन्होंने गिद्धों की तरह नोचा है। शाहजहांपुर की बेटी के साथ क्या हुआ वो आज पूरा अरे प्रदेश गिद्धों देख वाला रहा व्यवहार है। तो अरे प्रियंका सुनिए, गांधी कर अब रही है। सुनिए, गिद्धों की तरह चिल्लाइए गिद्ध मत। वाला व्यवहार अरे तो राहुल सुनिए, गांधी बने गिद्धों हुए की हैं। तरह चिल्लाने लगे। देश के सबसे अरे बड़े गिद्धों की गिद्ध आवाज राहुल बंद करिए। प्रियंका है। सुनिए सुनिए, गिद्धों जो की तरह आज चिल्लाओ की नहीं। डेट में बौखला गए ना, बलात्कार में आ गई जातीय ना धर्म सच्चाई, देखते हैं। बस बौखला गए ना अगर इतने में। बेटी अरे तो गिद्धों राहुल चुप रहो। पहले पता करते हैं कि अश्विनी लेडीज जी, डॉग या अश्विनी जी, अश्विनी जी, उनके लिए अश्विनी जी, आज पहले तक राउंड में आतंकवाद की अरे सुन तो लो, अश्विनी जी, अरे पहला सुन राउंड लो, में, ओके, सुन लो। अश्विनी जी, अरे प्लीज, सुन लो, प्लीज, गिद्धों की तरह ना प्लीज चिल्लाओ। शांत होइए अश्विनी जी, सुन लो। एक्सप्लेन करिए। यस उमाशंकर को पानी पानी, ब्लड ओके। प्रेशर बढ़ गया। ऑल राइट, अभी बढ़ेगा ब्लड प्रेशर। Go ahead, जैसे go ahead. जैसे जांच आगे बढ़ेगी उमाशंकर, ना, go ahead. ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो उमाशंकर, डीएम go का ahead, क्या please. किया, जो धमकी दे रहा था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जिस तरीके से 375 को दूसरे तरीके से इंटरप्रिटेट करने की कोशिश की, उसके साथ क्या किया, और 5 पुलिस वालों ने मिलकर माननीय हाई कोर्ट में जाके कहा नहीं ये हमारा निर्णय था। तो योगी जी क्या कर रहे हैं, अगर पुलिस वाले आपस में मिलकर निर्णय ले लेते हैं तो योगी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनके पुलिस के अधिकारी किसी संगीन मामले में जहां एक बेटी का बलात्कार हो रहा है उसकी डेड बॉडी को जलाने के पहले मुख्यमंत्री से एडीजी तक Okay. नहीं पूछता। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है मुख्यमंत्री के लिए? ओके, तो मोहम्मद तकी जी को लाया जाए, मुख्यमंत्री इन दोनों की आवाज बंद की जाए और मोहम्मद तकी को लाया जाए। मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। पहले राउंड में मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं, कृपया टोका टाकी ना करें। पहले राउंड में सब लोग अपनी बात सम्मानपूर्वक रख लें। मोहम्मद तकी, अगर एक बेटी को इंसाफ मिल जाए तो किसी की छाती क्यों फटती है, किसी को इतनी उलझन क्यों होती है, कोई इतने बड़े बड़े देश के वकील क्यों लेके आ जाता है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कारण क्या है। देखिए विजय जी, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि ईतर के घर तीतर बाहर रखूं कि भीतर। जब इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कि पावर करप्ट एब्सोल्यूट, पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, या अगर संस्कृत में कहिए विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब लोगों को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है, जब वो केंद्र बिंदु में आ जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता इस पावर को हैंडल क्या कैसे करें, इससे करे क्या। जो बड़े बड़े वादे जो करते हैं उनको खुद नहीं पता होता है बड़ा वादे करके हम सत्ता में आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, कमोवेश आ जाते हैं तो परिस्थिति के अनुकूल जो है ये जो है उसके अनुकूल ये प्रतिक्रिया नहीं देते। मैं कहना चाहता हूँ कि दुर्घटनाएं होती हैं, बड़ा प्रदेश है, रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्या इस जगह अपराध में क्या मुख्यमंत्री योगीनाथ जाके परिवार के साथ खड़े नहीं हो सकते थे? जी, क्यों नहीं खड़े हो सकते थे? वो क्या वो संवेदना नहीं व्यक्त कर सकते थे? उल्टा उन्होंने उस 7 दिन तक उसकी FIR टाली, उस 14 दिन तक उसका इलाज नहीं कराया, फिर सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए, वहां उसका ठीक से इलाज नहीं हुआ। उसकी पहले मृत्यु हो राउंड गई। का कंक्लूजन लेते हुए जस्टिस मित्तल साहब के पास चलता हूं। जस्टिस मित्तल साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य कंसर्न दिखाया, वो कंसर्न दिखाया गवाहों और पीड़ितों की सुरक्षा को लेकर। ये एक अहम मसला है क्योंकि इसके पहले कई ऐसे गंभीर घटनाएं हो चुकी उत्तर प्रदेश में जब गवाह और परिजनों को मारा जा चुका, उनकी हत्याएं हो चुकी हैं। इस कंसर्न को लेकर आप क्या महसूस करते हैं? क्या सेंट्रल सिक्योरिटी ठीक होगी या स्टेट सिक्योरिटी इनफ है? देखिए, जहाँ तक गवाहों की सुरक्षा का प्रश्न है, ये हमेशा से एक विवाद का विषय रहा है और चाहे जो भी सरकार रही हो, वो हर सरकार इस बात को कहती रही है कि गवाहों को हर संभव सुरक्षा प्रदान की जाए। तो गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना हर राज्य सरकार का धर्म है, उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। जी, दूसरी बात जी आपने क्या पूछी? मैंने ये पूछी कि क्या राज्य सरकार इस तरह का प्रेयर कर सकती है कि CBI अपनी इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट उनको सबमिट करें, फिर वो अपेक्स कोर्ट में देंगे? इस तरह का पॉसिबिलिटी है क्या? देखिए, मैं इसमें उपाध्याय जी को भी सुन रहा था, बाकी सम्मानित वक्ताओं को भी सुन रहा था। 2 चीज़ों में अंतर है। आपने इस चीज़ को इस तरीके से पेश किया कि इन्वेस्टिगेशन जांच की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत की जाए। जांच रिपोर्ट और स्टेटस रिपोर्ट दोनों में बहुत अंतर है। उत्तर प्रदेश सरकार की कतई ये मंशा नहीं रही होगी कि वो जांच में किसी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी करे, तो उसने जांच रिपोर्ट नहीं कहा, स्टेटस रिपोर्ट जरूर कहा है जी। और स्टेटस रिपोर्ट का मतलब ये है कि जांच में जो प्रगति हो रही है, किस स्टेज तक जांच पहुंची है, कितना समय और लगने की संभावना है, आरोप पत्र कितने समय में प्रस्तुत किया जाएगा,
ये केस का स्टेटस होता है। जी तो स्टेटस जानने का अधिकार मेरी राय में प्रदेश सरकार को है। जी ऑलराइट सर, जांच रिपोर्ट जानने का अधिकार प्रदेश सरकार को नहीं है, करेक्ट है सर। परंतु स्टेटस रिपोर्ट केस किस प्रगति पर है ये जानने का अधिकार राज्य सरकार को है। करेक्ट है सर। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ आपने उसको देखा, हाथरस केस को लेकर क्या कुछ पावर कॉरिडोर में चल रहा है, और जो कुछ भी आज कोर्ट के भीतर हुआ उसके बाद यूपी सरकार किस तरह के प्रिकॉशंस ले रही है और किस तरह गवाहों की और परिजनों की सुरक्षा की कोशिश कर रही है? देखिए, सरकार एक तो इस केस में बड़े बड़े वकील खड़े करके देश में अपनी ओर से वो अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रही है। इसमें उसके अफसर फंसे हैं, एसपी निलंबित है, डीएम पर रोज अटैक हो रहा है, एडीजी ने कहा था कि बलात्कार नहीं हुआ। तमाम सारे लोग अपने आप को बचाने के लिए ताकत लगाए हुए हैं। चूंकि कोर्ट ही अंतिम व्यवस्था है, सच्चाई की उम्मीद उसी से है। अब यहाँ पर चील कौआ गिद्ध की बात आने लगी। भाई, अगर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल, विपक्षी दल गिद्ध हैं, तो राजस्थान में बीजेपी जो आंदोलन कर रही है तो बीजेपी का कौआ है। वहाँ भी तो ये विपक्ष में है, वहाँ भी तो ये बलात्कार पर और उस पर तमाम सारी चीज़ों पे आंदोलन करते हैं। वहाँ ये क्या है? मीडिया, ठीक है, मीडिया इनकी सरकार है, ये जो कहा है सब स्वीकार है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा ब्रजेश जी, मैं उपाध्याय जी की बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि एक साहित्यकार ने कहा कि अगर सरकार झूठ न बोले, फरेब न करे, तो क्या शाम को वसूल पकाएगी चूल्हे पर? तो सरकार के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए जी। और देखिए, हम आप और जितने वक्ता बैठे हैं ये सब मानते हैं कि अपराधी का कोई मजहब नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। अपराधी सिर्फ अपराध करने का आदी होता है, और इसे मजहब की नजरों से नहीं, हैवानियत से देखो। ये दरिंदा है, और ऐसे दरिंदों को जो सजा मिले वो कम है। करेक्ट। अब ये इसको दलित बनाम ठाकुर नहीं देखना चाहिए, जो हमारे मित्र उपाध्याय जी कह रहे थे। ये सरकारों के सामने समस्या है। यही तो आपको कह रहा हूँ, नहीं देखना चाहिए। में लड़की की जाति देखी मैं इसका खिलाफत करता हूँ। जाति देखी जाती है। मैं कहता हूँ अपराध होता है, उसमें ठाकुर दलित नहीं खोजना चाहिए। अपराधी होता है, उसमें ठाकुर या दलित नहीं होता। बीरेन जी कंप्लीट करें। यस बीरेन जी, गो अहेड। देखिए, सोशल मीडिया है, बड़ी ताकत है। ईश्वर, देशभक्ति, राजनीति, अपराध, महिला, तमाम नामों पर आप उन्माद फैलाइए। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, इससे क्या उनके बच्चे क्या सीखेंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियां, और क्या इससे ईश्वर प्रसन्न होता है? कतई नहीं। इससे उनके बच्चे भी जो लोग बोल रहे हैं जिस भाषा में, वही उनके बच्चे सीखेंगे और ईश्वर भी नाराज होगा। हमारी आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले मानवता के प्रति है। हम किसी व्यवस्था में, किसी जात में, धर्म में, बाद में हैं। पहले हमें इंसाफ और इंसानियत के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनना है। तभी ये देश रहेगा, तभी ये सत्ता चलेगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो लोग भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी और अपराध पर वोट मांगते हैं, और जब पूरा करने की बारी आती है तो नई नई कहानी बताने लगते हैं। तो जनता क्या बेवकूफ़ है? जनता को राजनीतिक दल क्या बेवकूफ़ समझते हैं कि चुनाव से पहले कुछ और चुनाव के बाद कुछ? लोकतंत्र में सत्ता आती जाती रहती है, ये बहुत सारे लोगों ने कहा, लोग जानते हैं। लेकिन जो बीजेपी की सत्ता है, और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, और अफसर जिस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रहे हैं, ऐसा किसी सरकार में नहीं देखा गया। बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी मायूस हैं। इसलिए मायूस हैं कि उनको अधिकारियों ने चोर घोषित कर रखा है। उनको अधिकारी के पास वो काम लेके जाते हैं, अपमानित होते हैं जी। आज सरकार अफसरों पर पूरी तरह निर्भर हो गई है।
संगठन से अगर हाथरस के जिला संगठन साहब से वेट करिएगा। वो गांव के प्रधान से, बीजेपी के बूथ अध्यक्ष से, जिला आऊंगा पंचायत से, अश्विनी जिला अध्यक्ष से अश्विनी जी प्लीज वेट, मैं बात पूरा टाइम दूंगा, करते, जस्ट वेट। उनकी भी राय ली जाती संगठन के लोगों की, तो शायद आज अफसरों की कलई खुल गई होती। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड और करें, आज एक थोड़ा सा बेटी वक्त के का अभाव मामले है। में जी इतना अन्याय ना कर पाते अधिकारी। जी चलिए, आप कह रहे हैं, चार बात कहूंगा, लेकिन आज वो कहूंगा जो एक बहुत प्रसिद्ध शायर ने इस देश के कहा है, और वो सच्चाई है, नाम नहीं लूंगा, उसके नाम पर भी लोग आपत्ति करने लगेंगे कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है और सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है, और तवायब की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर ये मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है, और हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी। सीमा कुशवाहा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में आज ये कहा गया कि पीड़ित पक्ष की तरफ से आप केस लड़ रही हैं, क्या आपको कोई सरकारी वकील चाहिए, क्या कोई पब्लिक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त होना चाहिए, इस तरह के किसी विषय पर डिस्कशन हुआ, आप क्या चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट जो भी दो चीज़ें हैं कि जब ये केस ट्रायल में जाएगा तो ऑलरेडी इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस को करता ही है, एज ए प्राइवेट काउंसिल विक्टिम फैमिली की तरफ से मैं हूँ, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में चूंकि ये स्वमोटो संज्ञान जब लिया है, जब संज्ञान में मैटर हाई कोर्ट ने लिया है, तो ये मैटर बन गया है राज्य बनाम विक्टिम एंड जुडिशरी। तो विक्टिम का पक्ष अब यहाँ पर सरकार नहीं रख रही है, विक्टिम का पक्ष अब मैं यहाँ रख रही हूँ। जब ये ट्रायल में मैटर जाएगा तो डेफिनेटली पब्लिक प्रोसिक्यूशन मिलेगा। अच्छा सर, आज मैं, आप थोड़ा सा सुनिएगा, अभी जो भी वीरेंद्र जी थे इनकी मैंने बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन एक बात से मुझे ऑब्जेक्शन है। ये एक बात शायरी के रूप में बोल करके निकल गए कि जो तवाइफ होती है वो पर्दा डाल देती है, ये सारी चीजें हैं। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, तवाइफ को चरित्रहीन किसने बना दिया? तवाइफ के पास जाता कौन है? हमारे कंट्री के अंदर या पूरे में विश्व की बात कर रही हूं, फीमेल को हमेशा चरित्रहीन क्यों बताया जाता है? सत्ता हमेशा ज्यादातर 90% पुरुषों के पास रही है, ये पूरा स्ट्रक्चर पुरुषों का बनाया हुआ, पेट्रोट की सिस्टम उसका बनाया हुआ है, उसमें विकृत मानसिकता है जिससे रेप होते हैं, लड़कियों को दोयम दर्जे का माना जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है, और फिर हम ऐसे एग्जाम्पल्स क्यों करते हैं? ठीक बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। दूसरा, क्या आपको लगता है कि अब जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है ये समयबद्ध होनी चाहिए? मेरा एक ऑब्जेक्शन है, ब्रजेश जी सुनिए, मेरा एक ऑब्जेक्शन है, लोग शेरो शायरी करें लेकिन ऐसी नहीं जो किसी भी स्त्री के किसी भी पर्टिकुलर जेंडर को लेकर के शेरो शायरी बनाई गई, हमें उस पर भी ऑब्जेक्शन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप ये चाहती हैं कि सीबीआई समयबद्ध तरीके से जांच करे? अश्विनी जी, आप ही के पास आ रहा हूं। अश्विनी जी प्लीज वेट, पर लास्ट क्वेश्चन। अब मैं अपनी बात पर, जो मेन बात है उस पर आती हूं कि सीबीआई जो है वो टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करे। ये केस जब ट्रायल में आएगा, ट्रांसफर होकर के जो दिल्ली में ट्रायल होना है वो भी टाइम बाउंड ट्रायल हो, नॉट ओनली फास्ट ट्रैक, टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक होना चाहिए। और जो स्टेट का जो सिक्योरिटी है, परिवार की जो सिक्योरिटी है, डेफिनेटली कि जो लोग खुद परिवार के अगेंस्ट, विक्टिम के अगेंस्ट जाकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कब तक उनको सिक्योर करेंगे, या फिर क्या वो बहुत ही बोनाफाइड इंटेंशन से? अब मैं चाहता हूं आप अश्विनी जी को सुने। यस अश्विनी जी, आवश्यक, गो अहेड प्लीज, मेक योर पॉइंट। इसलिए आवश्यक है कि इनका प्रोटेक्शन सीआरपीएफ को दिया जाए, सेंट्रल एजेंसी है वो इनका प्रोटेक्शन करे। थैंक यू मैम। यस अश्विनी जी, गो अहेड प्लीज। देखिए ब्रजेश जी, मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी कई राज्यों में विपक्ष में है, हम कभी बलात्कार में जाति धर्म नहीं देखते। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं देखती कि लड़की की क्या जाति और लड़के की क्या जाति, उसके बाद हम बलात्कार का विरोध करते हो, कहीं किसी भी जाति के लड़के ने किया और किसी धर्म के लड़के ने। देखा आपने किस तरह से फिर किया, आपने जहां तक चिन्मयानंद के केस में देखा आपने किस तरह से किया। सुनिए, क्यों मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सही धारा मैंने जो गिद्ध वाला उपयोग किया वो इसलिए किया, आपने क्यों नहीं की साहब? अभी बलरामपुर में आप ही तो बता रहे थे जाति, अभी जाति धर्म आप ही तो बता रहे थे।
जब इन्होंने मैं यही भगवान कह रहा हनुमान हूं। की जाति बता दी मैं आपसे उसको पूछ नहीं रहा छुआ। हूं, अश्विनी जी, लड़की का आपने इस केस में टाइम से कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या देख रहे थे? तब तो आपका पुलिस अधिकारियों के कार्रवाई क्यों नहीं की जिन्होंने रात में बॉडी तब आप बनाई? सेकुलरिज्म के क्या पुतले देख में झुक रहे थे आप? जाओगे। अगर लड़की ब्राह्मण होगी, क्या देख लड़की रहे थे आप? क्षत्रिय होगी, तब तो आप पीछे हट जाओगे। तो आप जाति धर्म के अगर नाम आप पे जाति धर्म जो ये नहीं देख हंगामा रहे थे, करते हो, पक्ष इसीलिए विपक्ष कहता नहीं हूं देख रहे बिल्कुल थे, गलत है। तो आपने हम लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं हमारा की? देश तो राजनीति हर की बलात्कार क्या हर है? दुर्घटना के लिए विरोध किया है, चाहे कांग्रेस खिलाफ विरोध किया था हमने, अब ये जो अगर गलत डाटा है, हमने हमेशा विरोध किया है, हमेशा विरोध किया है। बलराम जिस किसी के साथ हुआ विस्तार बदनाम किया है, उसको देखे बिना हर सब लोग बोलेंगे तो आवाज कैसे जाएगी? मुझे बताओ। ओके, ऑल राइट, ओके। बलराम क्यों गए, ना शाहजहांपुर गए, ना हाथरस गए, क्यों नहीं गए? मैं जनता से ही आग्रह करता हूँ, ऐसे गिद्धों से बच के रहिए। ओके अश्विनी जी, बलात्कार में अश्विनी जी, ओके, देखिए। ऑल राइट। उदयवीर सिंह, उदयवीर सिंह अपना पक्ष देना है रखिए। ब्रजेश जी। थैंक यू, वन बाय वन। बात करनी है। उमाशंकर जी, मैं आता हूं आपके पास। उदयवीर जी, अपना पॉइंट कंप्लीट करें आप, 10 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि यदि उत्तर एक एक करके बोले बहनों भाइयों, सबकी आवाज जाएगी, विपक्ष प्लीज नहीं देखती, सहयोग तो करें। हाई कोर्ट ने जिनको गलत ठहराया उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एसपी माणिकचंद पटीदार आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अरे एटीपीए का मुकदमा सही टाइम पे क्यों नहीं एक दिन लिखा गया? राजस्थान में 16 कार्रवाई क्यों नहीं, उसका इलाज क्यों नहीं मिला? ओके, ओके, इन दोनों को चुप कराया जाए, उमाशंकर पांडे को स्क्रीन पे लाया जाए। उमाशंकर जी, भाई कार्रवाई से परहेज क्यों? और बड़े बड़े वकील आप हायर कर लाते हैं, वो भी पीड़ित पक्ष के खिलाफ, क्यों? मैं कारण जानना चाहता हूं। कारण क्या, किसको बचाना है? गिद्ध हैं, बेटियों की इज्जत मत पढ़िए, एक सेकंड। उदयवीर जी प्लीज शांत हो जाइए। बेटियों की उदयवीर जी, इज्जत के प्लीज। साथ बेटियों की बहनों के छोटी छोटी 6 महीने, ब्रजेश जी 6 महीने की मासूम बच्चियों के साथ गैंगरेप होता है, और ये भारतीय जनता पार्टी के नकारे लोग गिद्ध की तरह केस को नोचने पहुंच जाते हैं। अभी कह रहे हैं हमने नहीं कहा मैंने जातिवाद। गिद्धों पे डिबेट क्या नहीं ये भूल बुलाई है, गए? कृपया बात समझें आप लोग। क्या ये भूल गए कि हाथरस में भारतीय जनता पार्टी अश्विनी के जी, प्लीज। पूर्व विधायक ने ही, आप तो ब्रजेश बड़े जी ये महत्वपूर्ण सेंसिबल पर्सन पॉइंट है है। सर, आप ऐसे क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं? ये भारतीय आप complete जनता कर- पार्टी के पूर्व विधायक के घर पर ही ठाकुरवादी राजनीति की पहली बैठक हुई थी, उस भाजपा के पूर्व विधायक के खिलाफ। सुन लीजिए, अरे ये गिद्ध राजनीति को मैं खोल रहा हूं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के घर पे ही पहली बैठक हुई थी जातिवादी। गिद्ध कौन है बताइए? उस डीएम, एसपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई बताइए? अगर उत्तर प्रदेश में इस केस की सुनवाई होगी और सरकार कहेगी कि डीजीपी को रिपोर्ट हो, तो फिर इस केस में न्याय कैसे मिलेगा? इसको तत्काल दिल्ली शिफ्ट कर देना चाहिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश की गिद्ध सरकार ऐसी बेटियों को न्याय नहीं लेने देगी। 2 चरित्र है ब्रजेश जी, एक कांग्रेस का चरित्र है जो निर्भया के कांड में देखा गया था, हमने कानून बनाए, हमने निर्भया को न्याय दिलाया, ये थी स्वच्छता और शुद्धता की राजनीति। और एक थैंक यू, थैंक यू। कांड है, एक उन्नाव का कांड था, इन दोनों को चुप कराया जाए, मोहम्मद तक था, बुलाया जाए। जिसमें आप लोग कृपया चुप हो जाएं, कृपया शांत रहें। बेटी को न्याय नहीं मिलने थोड़ा दिया। सेंसिबल डिबेट है, इसको कहते हैं। किसी पीड़ित को न्याय की डिबेट है, कृपया असहयोग करें, कृपया व्यक्तिगत स्तर पर ना ले जाएं। ओके, मोहम्मद तकी, और अगर एक गरीब की बेटी को इंसाफ मिल जाए तो इसमें कुछ लोग जातिवाद क्यों तलाशते हैं? इसमें सरकार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश क्यों करती है? तकी साहब। सर, कांटों से नफरत क्या करना, कांटे भी चमन की दौलत हैं। ऐ बाग के माली होश में आ, तौहीन बहारा होती है। जब भी सरकार के बारे में अगर बोलिए तो सरकार बड़ी खुश होती है। जब हम विपक्ष में होते हैं और हम कांग्रेस को टारगेट करते हैं, कांग्रेस के बारे में किसी और पार्टी के बारे में कहते हैं, बीजेपी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब हम बीजेपी से सवाल पूछते हैं, बीजेपी हम लोगों को अलग परिभाषा से परिभाषित करने लगती है, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो है सवाल सुनने की क्षमता नहीं है और जवाब नहीं देना चाहते। सरकार किसी प्रकरण को उठा के लेके देख ली उत्तर प्रदेश में पिछले 3.5 साल में, कोई भी प्रकरण हुआ हो उसमें सरकार ने आपराधिक मानसिकता से काम किया है, बहुत तेजी से काम नहीं किया गया है। अपराधियों को छुपाने की बात की गई है
और जो विक्टिमाइज है उसको और परेशान करने की बात की गई है। चाहे कुलदीप सेंगर का आप केस कर दीजिए, चाहे आप जिनमें ने केस देख लिए, उसने भी अपना बयान बदल दिया। 30% का बयान बदला, कैसे बदला? कुलदीप सेंगर के साथ क्या किया, उसका रोड सेक्शन करा दिया, हो गया। इसके सारे कार्ड जो हुए योगी सरकार आपराधिक मानसिकता से कार्य कर रही है, वो सीमा जी को लाया नहीं देना जाए, चाहती। सीमा जी को स्क्रीन पे लाया जाए। सीमा जी, क्या आपको उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है कि वो पीड़ितों की और गवाहों की सुरक्षा कर पाएंगे? आपको सेंट्रल सिक्योरिटी क्यों चाहिए पीड़ितों के लिए? मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिस तरीके से मैंने इस पूरे मैटर को देखा स्टार्टिंग से ही, जो पहला वीडियो है उस पीड़िता का, उसको आप सुनिए, जिसमें वो ये बोल रही है पुलिस स्टेशन चंदपा में लेटी हुई कि हमारे साथ जबरदस्ती की गई और हमें जान से मारने की कोशिश की गई। जबरदस्ती का मतलब होता है रेप करना, रेप करने का प्रयास करना। फिर वो जो एफआईआर दर्ज की गई, वो एफआईआर 376 सेक्शन में क्यों नहीं दर्ज की गई? तो स्टार्टिंग से जब नेग्लिजेंसी दिखाई गई और उसको आप अपने आप को जस्टिफाई करते चले गए। मतलब 7-8 दिन में एक अदर, जब वो बेटी होश में आती, स्टेटमेंट देती है और जब वो बताती कि क्या हुआ, तो उसको आप बताते हैं कि नहीं पॉलिटिक्स हो गई, सारी चीजें। अरे आप पीड़िता के बयान पे तो शुरुआत का जो पहला स्टेटमेंट है उस पर तो आप ध्यान दे के काम करते। उसके बाद मैं वहां गई और कितने लोग गए, जिस तरीके से नेग्लिजेंसी और जिस तरीके का रिएक्शन पुलिस का देखने को मिला, वो बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। और हम कैसे विश्वसनीय मान लें, क्योंकि हमारे पास जो मैटर है सीनियर लॉयर ठीक से काम नहीं कर रही है। अदर मैटर्स की मैं बात कर रही हूं। सिद्धार्थ लूथरा साहब भी अपीयर हुए थे, वो किसकी तरफ से आए थे? वो राज्य सरकार की तरफ से थे। हरीश साल्वे जी भी, हरीश साल्वे जी किसकी तरफ से आए थे? हरीश साल्वे जी जो डीआईजी के साइड से थे, वो उत्तर प्रदेश। ओके, और तुषार मेहता जी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सिद्धार्थ लूथरा जी एक्यूज्ड के साइड से थे। ओके, ऑल राइट। काफी भारी भरकम फौज थी, इसका मतलब वकीलों की। देखिए फर्क नहीं पड़ता है ब्रजेश सर, आपको क्लियर कर दूं, फर्क नहीं अरे पड़ता। मैं आपको डरवा नहीं रहा हूं, आप ऐसा क्यों सोच रहे लोग देखिए, हैं? मैं तो आपकी साहस की सराहना करता हूं। नहीं देखिए, एक मैं मेरा मानना है, आपकी सराहना करता हूं। हमारा जो सर्वोच्च, नहीं मेरा एक और मानना है, आप मेरी सराहना करते हैं, लेकिन हमारे जैसे और भी अधिवक्ता हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन जो एक, जिसको हम कहेंगे नेक्सस नहीं, एक ग्रुपिज्म है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं तो कहता हूं कि अश्विनी उपाध्याय जी को भी अपने ग्रुप में लीजिए और ये भी पीड़ितों के इंसाफ की लड़ाई लड़े, इनको भी सम्मिलित करिए, ताकि ये आगे से ठाकुर बनाम दलित न कहने पाए इस केस को। ओके, जस्टिस मित्तल साहब, मैं 10 सेकंड में सर आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं सर। क्या आपको लगता है कि ये फिट केस है जस्टिस मित्तल? देखिए मेरी प्रतिक्रिया, आपने कितनी ऐसी थैंक यू प्लीज। ब्राह्मण ठाकुर की लड़की किया हो, जलाई गई हो। भाई साहब, जो जाति धर्म देखते हैं बलात्कार, भाई साहब मैंने तो दलित ठाकुर कहा नहीं, आप ही बार बार ठाकुर 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 चिल्लाए जा रहे हो। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, आपको बड़ा शौक है दुनिया को ये बताने में कि अभियुक्त ठाकुर हैं। ये दिलचस्पी है शायद अश्विनी जी की बताने में। बलात्कारी मैंने नहीं नाम लिया, आप ही बार बार बता रहे हो कि बलात्कारी ठाकुर हैं। मैंने कब कहा? एक सेकंड ब्रजेश जी, मैं यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी। ओके सीमा जी, गो अहेड। इंटरप्ट करूंगी, एक सेकंड, मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगी। मुझे एक, इस पैनल में जितने लोग भी हैं, मुझे सबसे एक आंसर चाहिए। क्या इस देश के अंदर ब्राह्मण की बेटी पूरी तरीके से सुरक्षित है? क्या राजपूत की बेटी पूरी तरीके से सुरक्षित है? क्या ओबीसी की, क्या दलित की, क्या मुस्लिम की, क्या हिंदू की? इस देश के अंदर बेटियों का कोई धर्म नहीं है, हर धर्म हर जात के। थैंक यू मैम। लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन जस्टिस मित्तल साहब, सबकी आवाज बंद करिए। जस्टिस मित्तल साहब प्लीज 10 सेकंड सर, आपका फाइनल सर। मैं कंक्लूजन पे जा रहा हूं सर, तो आपकी बात इंपॉर्टेंट है सर। मेरा एक ही निवेदन है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई बात न की जाए। निश्चित रूप से पीड़ित है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है, परंतु जो आरोपी हैं, जब तक उनका विचारण नहीं हो जाता तब तक उनको आप दोषी नहीं कह सकते। और इस प्रकार जो आप जातिवादी या और अन्य मानसिकताओं की बात करते हैं, नहीं होनी चाहिए, ये उचित नहीं लगता। ये दलित बनाम ठाकुर की बात अश्विनी उपाध्याय जी को करनी नहीं चाहिए, की बात करनी चाहिए। मैं तो कब से सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
दलित बनाम ठाकुर इसको मत करिए। अब आई डोंट नो कि उपाध्याय जी की क्या दिलचस्पी है इसको दलित बनाम ठाकुर करने में। ये आप लोगों ने किया। नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं एक बार भी बोला दोस्तों। कोई बात नहीं कहनी चाहिए। जी, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप सब आज शाम इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का हिस्सा बने, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।